प्रणाम बच्चों। इस वीडियो में लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकी रीढ़ की हड्डी के प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न: रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? इसका उत्तर है, इस प्रकार की तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि समय बदलता रहता है। जो कल था वह आज नहीं है, इसलिए समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है, न कि बीते हुए समय की तुलना वर्तमान से करने में। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? इसका उत्तर है, रामस्वरूप ने अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा दिलवाई थी, परंतु समाज की संकुचित मानसिकता के कारण अपनी पुत्री के विवाह के लिए वह उसकी शिक्षा को छुपाना चाह रहे थे। यह एक पिता की मजबूरी की ओर इशारा करता है, जो समाज की दकियानुसी सोच के आगे झुकने पर मजबूर हो जाता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है जिसकी वजह से उमा को शर्मिंदा होना पड़े और अपनी शिक्षा या योग्यता को छुपाना। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छुपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। हाँ, दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद जी के लिए विवाह बिजनेस की तरह है। विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उनके लिए सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे का विवाह करवाकर एक ऐसी पुत्रवधू लाना चाहते थे जो इनके इशारों पर चले। वे सौदा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर तसल्ली कर लेना चाहते थे कि सौदा सही भी है या नहीं। उनके लिए वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं था। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। नंबर 1, शंकर में स्वाभिमान की कमी है। नंबर 2, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। नंबर 3, उसकी अपनी इच्छा का कोई मतलब नहीं। नंबर 4, उसका चरित्र भी अच्छा नहीं है, वह झुक कर चलता है और उसकी शारीरिक बनावट भी अच्छी नहीं है। प्रश्न 6 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, शंकर जैसे लड़के समाज पर बोझ सिद्ध होते हैं। शंकर अपने पिता की कमाई पर ऐश करना जानता है। उमा में आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा है, उसे बाहरी दिखावा पसंद नहीं है, इसलिए इस समाज को उमा जैसी लड़की की जरूरत है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस नाटक में 2 मुख्य पात्र हैं, उमा और शंकर। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक ओर उमा के पास स्वाभिमान है, तो दूसरी ओर शंकर के पास स्वाभिमान की सख्त कमी है। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी उसी स्वाभिमान का सूचक है, इसलिए यह शीर्षक इस नाटक पर सटीक बैठता है। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, हालांकि इस नाटक के ज्यादातर संवाद रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के हिस्से आए हैं, लेकिन पूरा नाटक उमा के इर्द गिर्द घूमता है। शुरू की सारी तैयारी उमा की शादी तय करने के लिए होती है। नाटक का अंत भी उमा के मुखर विरोध से होता है, इसलिए उमा ही इस नाटक की मुख्य पात्र है। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, रामस्वरूप आधुनिक ख्याल के व्यक्ति हैं, लेकिन वे जमाने से समझौता करने को भी तैयार रहते हैं। उनके द्वारा उमा की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना उनके आधुनिक ख्यालों को दर्शाता है, लेकिन उमा की शादी के लिए कुछ समझौते करना उनकी मजबूरी को दिखाता है। गोपाल प्रसाद बड़े काइयां लगते हैं, क्योंकि वे शादी को भी बिजनेस समझते हैं। वे इस पुरुष प्रधान समाज के पक्षधर लगते हैं, जिसमें स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। इस एकांकी का उद्देश्य है समाज की विडंबनाओं को दिखाना। एक ओर समाज आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, तो दूसरी ओर उसकी बेड़ियां उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। लेकिन हर काल में, हर समाज में कुछ ऐसे लोग आगे आते हैं जो पुरानी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं।
प्रश्न 11 है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? इसका उत्तर है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कई प्रयास किए जा सकते हैं। इसमें सबसे अहम कोशिश होती है महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना। ऐसा कहा गया है, यदि आप किसी महिला को पढ़ाते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। इसके अलावा महिलाओं के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण बदलने की भी जरूरत है।